जब आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे थे और आप आपने सोचा अब मुझे टीम बिल्ड करनी है, ऑफ़िस सेटअप करना है, आप कौन से स्टेज पे थे जब आपने लगा दिस इज़ द राइट टाइम? रेवेन्यू वाइज़ अगर बात करें? मैं 2 ढाई लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा कंसिस्टेंट हो चुका था और कंसिस्टेंट था, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने 18,000 रुपए का रेंट था शायद, हुँ। 15 या 18,000 रुपए का एक डुप्लेक्स लिया था। तो उस टाइम भी टीम बिल्ट नहीं करी थी, बस एक ऑफ़िस बनाना था उस माइंडसेट से कि एक स्पेस हो, सिर्फ़ काम करने का। फिर जब स्पेस आ गया तो अब डुप्लेक्स था, तो इतनी जगह है तो सोचा कि पहला एक इंटर्न हायर करते हैं। तो इंटर्नशाला से एक इंटर्न हायर हुआ, फिर उन्हीं के फ्रेंड ने जॉइन कर लिया, तो ऐसे 2 मेंबर हो गए। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होने लग गया, तो धीरे-धीरे टीम बिल्ट हुई। और इसका सबसे बड़ा सिंपल एजेंसी का है कि हायर फास्ट, फायर फास्ट। हायरिंग आपकी कभी रुकनी नहीं चाहिए और फायरिंग भी आपकी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। फायर करना ईज़ी है? फायर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब बहुत ईज़ी हो गया। पहले मैं बहुत अटैच हो जाता था, वो हो जाता था, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जिनके लिए सोच रहे हैं, वो इतना नहीं सोचते उस कंपनी के बारे में, उस ओनर के बारे में। ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि आप जिसके लिए भी सोच रहे हो यार, किसका घर कैसे चलेगा या कैसे चलेगा, और वहीं पे वो होगा, वही बुराई कर रहा होगा कि कंपनी ऐसी है, ये ऐसा है। तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली, जब आप एग्ज़ैक्ट ऑफ़िस में बैठे हो, आपको इमोशनली नहीं। किसी से कनेक्ट नहीं करना, आपका सिर्फ दिमाग चलना चाहिए। इमोशन ऑफ कोर्स एक हद तक इम्पोर्टेंट है कि आप एम्पैथी तो रखें, कि बहुत ज़्यादा वो भी ना रखें। आप कितना टाइम या कितना चांस देते हो? हम लोग चांसेस वाला कुछ है नहीं, हम लोग बहुत हमारे ऐसे ही ओपन है, तो मैं बीच-बीच में बताते रहता हूँ, क्या-क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ रेज़िग्नेशन टाइप का कुछ है ही नहीं। सो किसी ने इन केस अगर रिज़ाइन करा तो हम लोग उससे नेगोशिएट या बात नहीं करते हैं। उसने माइंडसेट बना लिया है, वो जाने वाला है, ये सबको पता है। तो रेज़िग्नेशन से पहले बात कर लो, और रेज़िग्नेशन डाल दिया मतलब फाइनल है। हम लोग ऑल्दो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रिसेंट का बताता हूँ, तो हम लोगों ने एक पर्सन हायर करा था, उनका 90 डेज़ का हमारे यहाँ नोटिस पीरियड था, तो उनने बोल दिया था कि नहीं-नहीं 30 डेज़, और बहुत नेगोशिएशन के बाद 30 डेज़ हुआ। अब जब वो टर्मिनेट हुए तो अब 30 डेज़ का था, तो अब वो वापस आए कि मेरी शादी भी है और वैसा भी है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको जब तक जॉब नहीं मिल रही हो, 30 डेज़ 90 डेज़ हटाओ, जब तक नेक्स्ट जॉब नहीं मिल रही, जब तक आप कर लें। तो वो एक एंगल रहता है जो रखना पड़ता है कॉमन वाला, बट हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, अगर हमने अभी जस्ट बात की कि आप किस पॉइंट के बाद में आपको अपना सोचना चाहिए, थोड़ी टीम बिल्डिंग करते हैं, ऑफ़िस स्पेस लेते हैं, वगैरह-वगैरह। प्राइज़िंग की थोड़ी बात करते हैं। हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अंडर वैल्यूइंग योरसेल्फ? बिकॉज़ ये सर्विस इंडस्ट्री है। एक प्राइस सेट करना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा सही प्राइस है। तो प्राइज़िंग के बारे में थोड़ी आप टिप्स दो एजेंसी ओनर्स को। अगर आपकी 5 से कम मेंबर्स की टीम है तो आपका 80% मार्जिन होना चाहिए, 20% ही जाएगा सिर्फ टीम, टूल्स, रेंट में। 80% इज़ मार्जिन। अगर आपकी टीम है 5 से 25 की है, तो आपके पास 50% का मार्जिन होना चाहिए। जब आप इसको ग्रो करते हो, 25 से 50 वाला है, इसमें बहुत थिन मार्जिन है, 30 टू 50% के बीच का देखोगे। 50 के बाद जैसे हुए आपका 30% का मार्जिन होना ही होना चाहिए। अब ये मार्जिन है क्लियर प्रॉफिट, जिसमें आपकी सैलरी जा चुकी है, टूल के कॉस्ट जा चुके हैं, मेंटेनेंस जा चुका है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सब। तो बहुत सिंपल है, तो अगर आपकी 5 लोगों की टीम है एग्ज़ाम्पल, सब लोग 50-50 हज़ार रुपए लेते हैं, तो 2.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी है। तो आपको इन 5 लोगों से आराम से 15-20 लाख रुपए का काम करवाना होगा। तो बहुत तो वो एक एक हेल्दी मार्जिन है। हेल्दी मार्जिन, हुँ। बट वो यूज़ होता है, री-इन्वेस्ट करना है। इनिशियली सबसे अच्छी बात ये है कि मार्जिन ज़्यादा है तो री-इन्वेस्ट करना है, न्यू लोगों को हायर करना है। फिर जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हो तो आपका बहुत सारे हिडन कॉस्ट आते जाते हैं। तो फॉर हिडन कॉस्ट एग्ज़ाम्पल बताओ? फाइनेंस की टीम हिडन कॉस्ट है। सो फाइनेंस वाले का डिपार्टमेंट अगर 2 ढाई लाख रुपए का बन जाएगा, अगर एक अच्छा करा, तो वो 2 ढाई लाख रुपए आने ही नहीं है। एचआर की अपनी टीम बिठाई अगर, तो वो आराम से 1.5-2 लाख रुपए और ज़्यादा ही हो जाएगा अगर एचआर के टूल्स आप ले लो। कुछ आरओआई डायरेक्टली है नहीं, तो ऐसे हिडन कॉस्ट बहुत सारे और आते जाते हैं। फिर टीम बढ़ चुकी है तो आपको कंपनी की मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी वो करना है, सबका पीएफ भी है, ये भी है, वो भी है। बड़ी जैसे-जैसे कंपनी होती है, बहुत सारे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर कैश फ्लो पॉजिटिव जब इतने सारे हिडन कॉस्ट्स हैं? सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास लीड्स की कमी नहीं रहती, तो नए क्लाइंट्स आते रहते हैं। कैश फ्लो, प्रभु कृपा। एक 5 क्लाइंट वाले एजेंसी और एक 50 क्लाइंट वाले एजेंसी में क्या चेंजेस होता है? 5 क्लाइंट्स वाला बड़ा आराम से काम करेगा, उसका क्लाइंट बहुत मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से चलेगी। हाँ। उसको पैसा भी ज़्यादा कमाएगा 5 क्लाइंट्स वाला, उसका क्लाइंट भी बहुत आराम वाला होगा कि वो आराम से फ़ोन कर रहा है, उसको 4 दिन की टाइमलाइन दे दी, बहुत ईज़ी है।
50 क्लाइंट वाला उतना ही उल्टा होगा, पैसे भी कम दे रहा होगा क्लाइंट, उससे पेमेंट के फॉलोअप्स भी नहीं होंगे कि आज 5 तारीख को क्लियर होना था, 25 को क्लियर कर रहे हो। काम भी उसको डिलीवरेबल 3-4 दिए थे, उसको करवाने 10 है और 10 भी प्रायोरिटी पे आज ही करो और सुनाएगा भी उतना है। तो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतना ज़्यादा, अगर जितने सस्ते क्लाइंट लोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब कम क्लाइंट्स रखो पर अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स रखो, दैट्स व्हाट। इसमें टाइम लगेगा, सबको अपन ये रिकमेंड कर नहीं राइट, सकते कि ये राइट। चीज़ हो। तो अभी तो जो क्लाइंट्स मिले, जिस प्राइस पे मिले, सब जैसा मिले सब करो, पोर्टफोलियो बिल्टअप करो, क्वालिटी बनाओ, खुद को सबसे पहले तो लर्निंग दो। जब आप पहले मौका तो मिले काम करने का, तो आप पहले समझो इंडस्ट्री को। तो हम लोग सिर्फ बड़े क्लाइंट्स का भी मौका नहीं देते, बड़े क्लाइंट्स को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सो अगर हमें आज नॉलेज आया तो वो छोटे-छोटे क्लाइंट्स को काम करके आया है, तो छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करो और फिर धीरे-धीरे हटाते हुए सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को सको। एजेंसी को भी पर्सनल ब्रांड बनाने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स सर्विस बेस्ड कोई सा भी बिजनेस हो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी से आपका लीड मैग्नेट वही है। आज मैं जब बोल पा रहा हूँ कि हम लोग आउटबाउंड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को पिच नहीं कर रहे हैं, सेल्स हमारे यहाँ स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, टीम नहीं बैठा रखी है, तो वो हम लोग बहुत अच्छे से इसलिए बोल पा रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, तो एक फ्लो बना हुआ है। फिर तो आधी से ज़्यादा एजेंसी तो हर महीने यही चीज़ करती हैं कि इस महीने के 5 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करने हैं, इस महीने के क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करने हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है। अब वन क्वेश्चन विच आई एम श्योर आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा कि अगर आज आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, व्हाट विल यू डू फॉर नेक्स्ट 90 डेज़? मैं सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम करूँगा, जो ऑलरेडी ब्रांड्स 100-200 एड्स ऑलरेडी फेसबुक एड्स पे चला रहे हैं, सबकी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाऊँगा, जो ऑलरेडी अच्छे स्पेंड कर रहे हैं, उनके पूरे फनल चेक करूँगा कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। एआई वीडियोज़, एआई इमेजेस की सर्विस अलॉट करूँगा, बहुत मार्जिन है, एक फील्ड का सब्सक्रिप्शन लूँगा, सबसे बड़ा वाला $200 का। वो आपको सुनेगा ही क्यों? मैं उसके पास सॉल्यूशन लेके जाऊँगा कि फॉर एग्जांपल आपके एक ऐड है, मान लेते हैं मैं जा रहा हूँ एस्ट्रोटॉक के पास। सो एस्ट्रोटॉक के पास गया और एस्ट्रोटॉक को बोला कि आपके ये ऐड चल रहे हैं, सबसे बेस्ट ये ऐड चल रहा था, इसके लिए मैंने 10 वेरिएशन बनाए। खर्चा करना पड़ेगा मुझे और 10 वेरिएशन है, ये अच्छे चल सकते हैं। सो अब इतने कॉन्फिडेंस और इतने डेटा पॉइंट्स और इतनी साइकोलॉजी, महँगे-महँगे वर्ड्स यूज़ करूँगा तो उसको ये लगेगा कि अगर मैं ये खुद करने जाऊँगा, मुझे 1-2 हफ्ते लगेंगे टीम के। इसने ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। तो ये जब मैंने इसको पैसे नहीं दिए हैं, जब ये इतनी मेहनत करके लाया है, तो मैं पैसे दूँगा तो ये तो और हेल्प कर सकता है। तो उस तरीके से ऑनबोर्ड। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। जैसे मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं एडिटर्स की, आप मुझे हायर कर लो, मुझे हायर कर लो। भरा पड़ा हुआ साइड। तो वो कभी-कभार तो अपना अटैच भी नहीं करते कि उन्होंने क्या काम किया है और मेल आ जाता है ऐसे। कई बार वो लोग अपने सैंपल भेजते हैं कि देखो हमने ये किया। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पॉडकास्ट से क्लिप्स उठाते हैं और एडिट एडिट करके करते हैं। फिर भेजते हैं। उनको हायर किया हुआ है मैंने। तो डेडिकेशन दिखता है ना, और हमें काम का, आपने फॉर एग्जांपल राज शमानी की एडिट करी है, क्या पता उसका कैसा है, ऑलरेडी एडिट थी, हमें नहीं पता। आप तो मुझे बताओ मेरा कैसा रहेगा एडिटिंग, अब मेरा ब्रांड कैसा रहेगा। मैं एस्ट्रोटॉक के पास जाके एस्ट्रो योगी की बात नहीं करूँगा या फिर एस्ट्रो सेज की बात नहीं करूँगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और पैसे से पहले कर रहा हूँ। तो वो एक पर्सनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो भी हाई पेइंग जब चीज़ आती है उसमें पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन ही आती है, जब भी आप हाई टिकट्स अलाउड कर पाते हो। तो प्रीमियम क्लाइंट्स पे सिर्फ फोकस करूँगा, बहुत अच्छे क्लाइंट्स रहते हैं ये लोग, इनको पेमेंट्स की कोई, जो अच्छा महंगा क्लाइंट है ना, वो कभी आपको ना पूछता है, ना नेगोशिएट करता है, ना आपसे, आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, आप उसके सिस्टम्स ऑलरेडी बने रहते हैं। आप 1 तारीख को मेल करो, उसका पेमेंट डेट वो पहले ही बता देता है, यार मेरे यहाँ तो हर 6 तारीख को जाता है या फिर हर मंगलवार को मेरी पेमेंट साइकिल निकलती है, हर ट्यूसडे को। तो उसका डे पता रहता है, वो ऑटोमेटिक उसके सिस्टम्स बने हुए हैं, ऑटोमेटिक पैसा आता है। आप डिलीवरी से चैन से काम करते हो, बार बार फॉलोअप्स नहीं लेता, आपको काम बताता है और बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर काम नहीं भी कर रहे हो तो अगले महीने से आउट भी कर देगा। बहुत ज़्यादा चिक चिक भी नहीं करेगा कि चिल्ला रहा है, ये कर रहा है। Yeah. डायरेक्टली मेल आएगा कि हमने ख़त्म कर दिया। तो हटाता भी प्यार से, रखता भी प्यार से, और बहुत अच्छा चलता है। तो पैसे वाले लोग बहुत अच्छे हैं। एक एजेंसी ओनर को क्या चीज़ें डेलीगेट करनी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं डेलीगेट करनी चाहिए? एजेंसी ओनर को सेल्स पार्ट, जो ऑनबोर्डिंग पार्ट है, वो कभी भी डेलीगेट नहीं करना चाहिए। बाकी सब डेलीगेट ही करना चाहिए। जितनी चीज़ें सब सिखाओ, क्योंकि मैं कब तक मेटाइट्स लगाऊंगा। ऑफ कोर्स मेरी उसमें एक्सपर्टाइज हो सकती है, बट मैं रोज रोज ऐड नहीं लगा सकता हूँ, मेरा भी एक फटीक आएगा, मैं बिजनेस कब देखूंगा। तो बाकी जितनी चीज़ें, एचआर, ऑपरेशंस, हर एक चीज़। अरे ना, अभी आपने बोला कि यार ये अमीर क्लाइंट बहुत बढ़िया होते हैं, सबको चाहिए कि मेरे पास हाई टिकट क्लाइंट हो। क्लोज कैसे करते हैं हाई टिकट क्लाइंट को?